जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकती है इस पुलिया के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए नरेंद्र मोदी किस हद तक जा सकते हैं, यह 15 अगस्त यानी 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए अपने भाषण में उन्होंने दिखा दिया है। नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक और वैचारिक विरोधियों के लिए दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया। जी हां, ठीक सुना आपने, दिमागी नक्सल। यही मोदी की सोच का स्तर है। खुद को दुनिया के शक्तिशाली नेताओं में से एक मानने वाले नरेंद्र मोदी संसद में विपक्ष का सामना करने तो आ नहीं सकते, न ही जंतर मंतर तक विरोधियों की बात सुनने जा सकते हैं। मगर जो युवा अपना सब कुछ दांव पर लगाकर हक की मांग करे तो उसे दिमागी नक्सल बता दो, यही काम मोदी ने किया है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने मोदी को चेतावनी देते हुए क्या कुछ लिखा है, जरा ये देखिए। यहां लिख रहे हैं सौरभ दास, प्रधानमंत्री जी, दिमागी नक्सल या ऐसी कोई भी बात काम नहीं आएगी। आप पढ़े लिखे युवाओं को आसानी से नक्सली वगैरह कैसे कह सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे आपकी सरकार से सवाल पूछते हैं। यह सरासर अहंकार है। उनकी समस्याओं को हल करने में आपकी पूरी नाकामी है। चेतावनी की घंटी बज चुकी है, अब जागने का समय आ गया है। खैर, मोदी ने केवल अहंकार नहीं दिखाया बल्कि यह भी कहा कि सिविल डिफेंस में वॉलंटियरी फोर्स बनानी होगी। दूसरे शब्दों में कहें दोस्तों, तो मोदी समाज में युवाओं के एक तबके को दूसरे तबके से भिड़ाने की बात कह रहे हैं, क्योंकि ये वॉलंटियर यानी स्वयंसेवी लोग संघ से ही आएंगे, ये तय मानिए। जंतर मंतर पर पायलट गन और कील लगी लाठी चलाना कम नहीं था, तो अब विरोधियों को नए तरीके से कुचलने का उपाय मोदी ने सुझाया है। अफसोस होता है कि देश में पिछले 12 वर्षों से एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना हुआ है जिसे संविधान और लोकतंत्र की तो बिल्कुल ही परवाह नहीं है, और अब वो युवा शक्ति का जाप करते करते युवाओं के भविष्य के साथ खुलकर खिलवाड़ कर रहा है। हालांकि अब यह खेल खत्म होने वाला है। इसके दो अहम संकेत 15 अगस्त को मिल गए। पहला, खुद नरेंद्र मोदी का भाषण, जिसमें वो 75-77 मिनट में कई बार अटकते भटकते लटकते हुए दिखाई दिए। जरा सुन लीजिए। तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके थे, बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है दोस्तों। तो आपने देखा कि टेलीप्रॉम्प्टर छोड़कर कागज पर आते ही मोदी कैसे लड़खड़ा गए। मोदी के पास कुछ रटे रटाए जुमले ही होते हैं, जैसे 140 करोड़ लोगों का सपना, हमारा दृढ़ संकल्प, देशवासियों का सामर्थ्य, विकसित और आत्मनिर्भर भारत। बस इन्हीं के इर्द गिर्द 2014 से नरेंद्र मोदी भाषण दिए जा रहे हैं, लेकिन जनता से असल मुद्दों पर बात नहीं कर पा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इसकी परेशानी उनके चेहरे पर नजर आई। शायद मोदी भी कहीं ना कहीं इस बात से घबराए हुए हैं कि अगले साल तक वो पता नहीं पीएम की कुर्सी पर रह पाएंगे या नहीं। तो पहला संकेत खुद नरेंद्र मोदी ने दिया, और दूसरा संकेत नहीं बल्कि चेतावनी नरेंद्र मोदी को मिल गई है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस मुख्यालय में न केवल झंडा फहराया बल्कि इस तरह भाषण दिया जैसे कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति देता है। खड़गे ने एक अहम बात कही कि मोदी सरकार ने खुद कुछ नहीं किया, लेकिन कांग्रेस सरकार के कामों का श्रेय जरूर ले लिया। हालांकि ये अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आइए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए। एक काम भी आज के सरकार ने नहीं किया। आज के सरकार ने कोई राइट टू, किसी को हक नहीं दिया। खाने का हक हमने दिया, शिक्षण का हक हमने दिया, काम करने का हक हमने दिया, ये सारी चीजें हमने की। लेकिन फिर भी चंद लोगों को आदत है कि जो नहीं किए वो भी मैं किया, ऐसा बोलने का आदत है। ठीक है, उनका कौन सुनेंगे, इतिहास तो गवाह है, इतिहास में लिखा है और लोग भी जानते हैं कौन सा कानून कब बना, किनके लिए बना, कैसा बना, ये लोग भी जानते हैं। तो दोस्तों, आज जो कुछ भी देश में आपको जो डेवलपमेंट दिख रहा है, ये सब कांग्रेस की देन है, और कांग्रेस ने ही बहुत कुछ किया। और आज 90% देन कांग्रेस की है। कहीं नाम बदलना हमने नहीं किया, हमने
इंसान को उसके मासी हालत को बदलने की कोशिश किए, नाम बदलने की कोशिश नहीं की। और ये क्रेडिट लेने का काम करते हैं, करने दो, लेकिन बहुत दिन ये चलेगा नहीं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि 15 अगस्त पर लाल किले से प्रधानमंत्री के भाषण पर देश दुनिया की नजरें रहती हैं, क्योंकि इस मंच से प्रधानमंत्री ये बताते हैं कि आजाद और मुकम्मल देश बने रहने के लिए क्या किया गया और क्या किया जाना चाहिए। मगर नरेंद्र मोदी ने इस मंच को सियासी अखाड़े में तब्दील कर दिया। उन्होंने लाल किले से भी अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाने पर लिया, तो अब कांग्रेस अध्यक्ष ने भी अपने भाषण में मौजूदा सरकार को बड़ी चेतावनी दे दी है। बल्कि कहा जाना चाहिए कि मोदी सरकार को चेतावनी तो बहुत पहले ही मिल चुकी है। खड़गे जी ने उसे केवल याद दिलाया है कि मोदी सरकार के पास ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि युवाओं को अपने से दूर करके मोदी सरकार ने अपनी सत्ता को खतरे में डाल दिया है, और यह भी समझेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल कहकर अपने खेल को बिगाड़ दिया है। लेकिन आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर दिमागी नक्सल मोदी ने कहा किसे है। मोदी सरकार ने देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की आधिकारिक थीम युवा शक्ति फॉर विकसित भारत एट 2047 रखी थी। पिछले कुछ महीनों में युवाओं की नाराजगी मोदी सरकार के लिए जितनी बढ़ चुकी है, उसे देखते हुए यह स्वाभाविक था कि सरकार युवाओं को मनाने के लिए कुछ खास पहल करती। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल करके सारा गुड़ गोबर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दिए अपने भाषण में कहा कि हथियार उठाने वाले नक्सलियों से निपट लिया गया है, लेकिन अब देश को दिमागी नक्सलियों से सतर्क रहने और उन्हें अलग थलग करने की जरूरत है। आपको बता दूं कि दिमागी नक्सल भारत के कानून में परिभाषित कोई आधिकारिक श्रेणी नहीं है। किसी व्यक्ति को केवल इस राजनीतिक लेबल के आधार पर अपराधी नहीं माना जा सकता। किसी भी आपराधिक आरोप के लिए कानून और सबूत की प्रक्रिया लागू होती है। मगर मोदी ने जिस तरह ये कहा कि अब देश को दिमागी नक्सलियों से सतर्क रहने और उन्हें अलग थलग करने की जरूरत है, अब इस चुनौती के एक दूसरे स्वरूप से निपटना जरूरी है, तो ये साफ समझ में आता है कि वो अपने विरोधियों को कुचलने का आह्वान कर रहे हैं और समाज के एक तबके को उकसा रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में किसी व्यक्ति, संगठन, पत्रकार, अकादमिक, राजनीतिक दल या सामाजिक समूह का नाम लेकर ये नहीं बताया कि दिमागी नक्सली कौन है। लेकिन इससे पहले मोदी सरकार और बीजेपी विपक्षी नेताओं, सरकार विरोधी पत्रकारों, रंगकर्मियों, लेखकों, कवियों, शायरों, फिल्म निर्माता, निर्देशकों आदि को अर्बन नक्सल कहती आई है। तो समझना मुश्किल नहीं है कि अर्बन नक्सल से दिमागी नक्सल का ये शिफ्ट जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों और राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में आने वाले युवाओं के लिए किया जा रहा है। वैसे अर्बन नक्सल जैसा शब्द भी सरकारी शब्दकोश में नहीं है, सरकारी डिक्शनरी में नहीं है। खुद मोदी सरकार के नुमाइंदे ने संसद में यह बात बताई थी। 11 मार्च 2020 को राज्यसभा में टीएमसी सांसद शांता छेत्री द्वारा पूछे गए एक प्रश्न, जो अतारांकित प्रश्न संख्या 1978 है, उसका उत्तर देते हुए, उसका जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने स्पष्ट बयान दिया था कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा शहरी नक्सल शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। उन्होंने यानी रेड्डी साहब ने आगे स्पष्ट किया था कि यद्यपि सरकार की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना शहरी गतिविधियों सहित अपने सभी रूपों में वामपंथी उग्रवाद यानी LWE को संबोधित करती है, लेकिन भारतीय कानून या नीति के तहत शहरी नक्सलियों के लिए कोई आधिकारिक वर्गीकरण या परिभाषा नहीं है। सरकार की डिक्शनरी में अर्बन नक्सल शब्द नहीं था, और फिर समाज में मोदी और बीजेपी की नीतियों का विरोध कर रहे बड़े वर्ग को बार बार अर्बन नक्सल कहकर अपमानित और प्रताड़ित किया गया। अब यही काम युवाओं के लिए करने की साजिश रची जा रही है। अर्बन नक्सल के बाद दिमागी नक्सल शब्द को लाना असल में लोकतंत्र पर बड़ा प्रहार करने जैसा है। लेकिन मोदी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में इसके सिवा किया ही क्या है। बोलचाल की भाषा में अनौपचारिक तौर पर मतभेद रखने वालों या परस्पर विरोधी विचार वालों के लिए कहा जाता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम मानसिक तौर पर दिवालिया हो गए हो। लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर कोई अपने विरोधियों को दिमागी नक्सल कहे तो समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र को तानाशाही की गंभीर बीमारी जकड़ चुकी है और इसका जल्द से जल्द उपाय निकालना होगा। वरिष्ठ वकील और सांसद कपिल सिब्बल ने मोदी के भाषण का विश्लेषण करते हुए 3 किस्म के तानाशाहों का उल्लेख किया है। जरा सुनिए। जो युवा हैं इस देश के और जो बुद्धिजीवी लोग हैं इस देश के, इस बात को वो समझ गए हैं
कि इस देश में 3 किस्म के तानाशाह हैं। एक तो सरकारी तानाशाह, उसमें ईडी हो गया, उसमें सीबीआई हो गया, उसमें इलेक्शन कमीशन हो गया, उसमें कुछ ऐसे वाइस चांसलर्स हो गए, कुछ गवर्नर्स हो गए जो सरकार के इशारों में चलते हैं। और मैं समझता हूं ये जो प्राइवेट चैनल्स हैं, क्योंकि ये सरकारी एडवर्टाइजमेंट से ही चलते हैं, तो ये भी उस कैटेगरी में आ सकते हैं। तो जनता पहचान चुकी है कि सरकारी तानाशाह से इस देश में कभी वो प्रगति नहीं हो सकती और ना कभी विकसित भारत बन सकता है। और दूसरे किस्म के लोग हैं सामाजिक तानाशाह। इनके वो बजरंग दल हो गया, इनका वीएचपी हो गया, घर घर में जाकर लोगों को तंग करना, बोलना तुम बोलो ये बात, बोलना तुम ये नहीं खाओ, बोलना तुम ये हमें सुनाओ, ये गाना गाओ, ऐसा करो वैसा करो, मतलब कि हलचल मना रखी है। उसमें आपके एबीवीपी भी लोग होते हैं जो यूनिवर्सिटीज में घुस जाते हैं। पहले तो सरकारी तानाशाह, फिर सामाजिक तानाशाह और तीसरी पैदाइशी तानाशाह। तो हम भी जानते हैं कि पैदाइशी तानाशाह कौन है। युवा जानता है, देश की जनता जानती है, सिविल सोसाइटी जानती है। तो सरकारी, सामाजिक और पैदाइशी तानाशाही के 3 वर्ग कपिल सिब्बल ने बताए हैं। 2 का स्पष्ट विवरण दिया है, बाकी तीसरे में कौन आता है या आ सकता है, इसका जवाब जनता जानती है और वक्त आने पर दे देगी। दरअसल जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन को संभालने में मोदी सरकार पूरी तरह नाकाम रही है, ये अब जनता ने देख लिया है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को दहशतगर्द, गटर, देश विरोधी सब कुछ कहा गया। यही मोदी सरकार का तरीका है दोस्तों। इससे पहले किसानों को खालिस्तानी और शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तानी कहा जा चुका है। अब मोदी युवाओं को कुछ और नहीं कह पाए तो दिमागी नक्सल ही कह दिया। लेकिन मोदी भूल गए कि सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच शब्द कहा तो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खड़ा हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि दिमागी नक्सल शब्द को मीम मटेरियल बनाकर जेनजी उनके प्लान को फिर से चौपट कर दे। ऐसे आपको बता दूं दोस्तों कि दिमागी नक्सल पार्टी बन गई है। ये अभी ये खबर आपको बता रहा हूं। 20 जुलाई से लेकर आज तक मोदी के लिए कैसे नारे गढ़े जा चुके हैं और कैसे उनकी 56 इंची छाती का मजाक उड़ाया गया है, ये वो जानते हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर आकर युवाओं को लुभाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रही। तो अब उन्होंने लाल किले के भाषण से नया दांव चला है, जरा देखिए। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम से लेकर जंतर मंतर के आंदोलन तक जेनजी शब्द भारतीय समाज की जुबान पर चढ़ चुका है, लेकिन मोदी इस शब्द से परहेज करते दिख रहे हैं। लाल किले से करीब 75 मिनट के अपने भाषण में मोदी ने 20 बार युवा या युवाओं शब्द का इस्तेमाल किया, 16 बार नौजवानों और 6 बार नौजवान शब्द कहा और 4 बार उन्होंने युवा शक्ति की बात की, लेकिन जेनजी शब्द एक बार भी नहीं कहा। शायद उन्हें डर था कि जेनजी सुनते ही लोगों को जंतर मंतर न याद आ जाए। वैसे भी लोग जंतर मंतर भूले नहीं हैं, बल्कि अब देश में जगह जगह जेन अल्फा ने जिस तरह स्कूलों में सुधार के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी है, वो मोदी के लिए बड़ी चेतावनी है। तो मोदी ने युवा शक्ति को लेकर तमाम बातें की, लेकिन पिछले कुछ महीनों में दिल्ली से लेकर कई शहरों में सड़कों पर उतरे उन युवाओं का जिक्र मोदी ने नहीं किया जिन्होंने पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन किए। मोदी ने एक बार भी इस बात पर अफसोस नहीं जताया कि उनके रहते नौजवानों को दर्द और उपेक्षा से गुजरना पड़ा। 2047 आने में तो अभी 21 साल बाकी है, यानी तब तक एक और नई पीढ़ी आ जाएगी। लेकिन आज की पीढ़ी विकसित भारत के लिए क्यों तरस रही है, इसका जवाब नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया, जबकि वो 12 सालों से खुद सत्ता में हैं। मोदी की मुहिम को ही संघ प्रमुख मोहन भागवत भी आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज का युवा 30 साल बाद बूढ़ा हो जाएगा, इसीलिए उसे केवल अपने भविष्य की नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ी के भविष्य की भी चिंता करनी चाहिए। मतलब जो लोग आज अपने ही हक की बात कर रहे हैं वो उन्हें नहीं करनी चाहिए, और ये बात खुद 75 साल की आयु के लोग कर रहे हैं। पीएम मोदी के लिए यह शर्म की बात होनी चाहिए कि उनके सत्ता में बैठे होने का फायदा युवाओं को नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी छात्र न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अभिजीत दीप के स्कूल ठीक करने के लिए मुहिम चला रहे हैं। 10-12 साल के बच्चे स्कूल में स्कूली शिक्षकों, फिर प्रबंधकों या स्थानीय विधायक के सामने आवाज उठा रहे हैं कि उनकी स्कूल में बेंच नहीं है, शौचालय नहीं है, साफ पानी पीने के लिए नहीं है और यहां तक कि आने के लिए पक्का रास्ता भी नहीं है। जिन बच्चों का वक्त पढ़ने लिखने और खेलने कूदने में जाना चाहिए, गुजरना चाहिए, वो सड़क पर उतरने को मजबूर हुए हैं और यहां 12 सालों से देश की कमान लिए हुए प्रधानमंत्री दिमागी नक्सल होने की बात कर रहे हैं।
मोदी का यही तरीका है कि खुद काम न करो और जनता को बताओ कि देश को किसके जरिए किसने लूटा, किससे खतरा है। याद कीजिए, पिछले साल 15 अगस्त पर भाषण में उन्होंने डेमोग्राफी का जिक्र किया था और डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की घोषणा की थी। तब उन्होंने घुसपैठिए शब्द इस्तेमाल किया था। उनके स्वतंत्रता दिवस के भाषणों में हर बार पाकिस्तान का जिक्र भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता रहा है, लेकिन इस बार उसका दूर दूर तक जिक्र नहीं था। बिहार और पश्चिम बंगाल जीतने के बाद अब मोदी के लिए घुसपैठिया शब्द राजनीतिक फायदे का नहीं रहा तो दिमागी नक्सल का नया शब्द गढ़ लिया गया है। दरअसल इस समय मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती युवकों का जगह जगह आंदोलन, स्कूलों में जेन अल्फा का आंदोलन और नेता विपक्ष राहुल गांधी के धारदार भाषण हैं। नजर आ रहा है कि राहुल गांधी ने भारत की जनता का डर खत्म कर दिया है। लोग पहले बोलने से डर रहे थे, लेकिन अब लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने लगे हैं। लाल किले से 13वें साल के भाषण में नरेंद्र मोदी की कमजोरी खुलकर नजर आ गई है। अब अगले साल तक क्या राजनीतिक हालात पूरी तरह पलटे रहेंगे या पलट जाएंगे, और मोदी भाषण दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे अगले साल लाल किले पर, यह देखना दिलचस्प होगा। खैर, शायर अदम गोंडवी ने ठीक ही फरमाया है कि जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।